ओके, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो प्री लेवल के डीआई को देखने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। इस तरीके की डीआई पहले भी पूछी जा चुकी है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहली जो डीआई दी है एक रेशियो बेस्ड डीआई है, अनुपात पे आधारित एक डीआई है, और दूसरी डीआई जो है वो एक लाइन ग्राफ पे आधारित एक डीआई है, और दोनों एग्जैक्ट प्री लेवल के एग्जाम लेवल के डीआई। देखिए पहली डीआई क्या कहती है कि दी गई तालिका में 5 अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब इवेंट हो रहा है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होगे, इवेंट ए बी सी डी और ई। ठीक, और आगे लिखा है कि इसमें भाग लेने वाले कुल पोइट की संख्या हमें दी है। कुल पोइट की संख्या दी है हमें ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। जैसे ई में 120 है, बी में 200 है, सी में 150 है, डी में 250 है, ई में 320 है। ठीक, और आगे कहा है कि जो पोइट है वो इंग्लिश के पोइट है और उर्दू के पोइट है, और उनका अनुपात हमें दूसरे वाले टेबल में दिया है। ठीक, देखिए आप देख पा रहे होंगे 5 इवेंट है, ए बी सी डी और ई। इनका टोटल दिया है दूसरे टेबल में, और तीसरे टेबल में जो पोइट है इंग्लिश और उर्दू दोनों के केवल दो ही पोइट है, दो ही टाइप के पोइट है, कवि है इंग्लिश और उर्दू के, और उनका अनुपात दिया है। तो इवेंट ए के लिए देखते हैं। देखिए रेशो में अगर देखें तो इंग्लिश और उर्दू इनका अनुपात कितना है, 5:7। और इंग्लिश और उर्दू मिला के ही तो हमें क्या बना रहा है, टोटल पोइट बन रहा है। मतलब 5 और 7 इनका टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट कितने के बराबर है, इवेंट ए के लिए बात करें तो 12 यूनिट 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 के। 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 50 के। और 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 70 के। मतलब यहाँ से हम रियल वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। मतलब इंग्लिश बोलने वाले 50 हो गए, तो उर्दू बोलने वाले कितने हो गए, 70। ये इंग्लिश और ये उर्दू। अब उसी तरीके से इवेंट बी के लिए निकालते हैं। इवेंट बी के लिए अनुपात कितना है, इंग्लिश और उर्दू का 3:5। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। ये 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट बी में 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। तो 1 यूनिट 25 के बराबर होगा। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। और 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने इंग्लिश पॉइंट निकाल लिए इवेंट बी के लिए, वो थे 75, और उर्दू पॉइंट हो जाएगी 125। अब आगे इवेंट सी के लिए निकाल दें। देखिए सी के लिए इंग्लिश और उर्दू का रेशियो कितना है, 1:5। मतलब ये टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, मतलब 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके लिए भी कितनी आ जाएगी, 25। और 1 यूनिट हमें निकालना ही था, क्योंकि 1 यूनिट हमारा खुद इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा था इवेंट बी के लिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। तो यहाँ पे भी इंग्लिश इवेंट सी में उर्दू बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 125 पॉइंट हो जाएंगे। अब इवेंट डी के लिए निकालते हैं। इवेंट डी में 12:13 ये इंग्लिश और उर्दू पॉइंट का अनुपात है। तो इनका सम हो जाएगा। अगर रेशो में सम की बात करें तो ये 25 यूनिट होगा। 25 यूनिट 225 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 12 यूनिट 120 को रिप्रेजेंट करेगा, और 13 यूनिट 130 को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी चीज थी। अब इवेंट आखिरी ई के लिए बात कर लेते हैं। देखिए ई में इंग्लिश और उर्दू का रेशो कितना है, 9:7। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम रेशो में 16 यूनिट है, लेकिन संख्या में नंबर में बात करें तो 320 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, और ये 0 20। 1 यूनिट अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट 180 को रिप्रेजेंट करेगा, और 7 यूनिट 140 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 180 और ये 140। ठीक है, तो ये डाटा आप हर एक सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले भी डाटा निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी शीट पे, रफ शीट पे पहले से डाटा निकाल सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ।
चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ये कर रहा है कि इवेंट ई में उर्दू बोलने वाले पोइट की संख्या, इवेंट ई में उर्दू बोलने वाले 140 है, और बी में, इवेंट बी में इंग्लिश बोलने वाले पोइट कितने, 75। इनका, इनके बीच का अंतर बताना है, तो मतलब 140 और 75 का अंतर ही तो बताना है, जो कि कितना हो जाएगा, 65। तो 65 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगले सवाल में है ना, मैं इसे डाटा लिख लेता हूँ। ये बनेगा 50, ये 70, इंग्लिश और उर्दू, ये 8, 75, ये 125, ये 25 और ये 125, ये 120 होगा, ये 130, ये 180 और ये 140। देखिए ये डाटा आप बिना पेन के भी निकाल सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके। सवाल पढ़ते हैं। इवेंट ए और सी में, ए और सी में भाग लेने वाली इंग्लिश पॉइंट, ए में कितना है 50, ई में कितना है 25, मतलब 50 प्लस 25 की कुल संख्या, और इवेंट सी में भाग लेने वाले पॉइंट। देखिए अगर उन्होंने पॉइंट बोला है मतलब इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों की बात कर रहे हो, ठीक, तो सी में कितने पॉइंट है, 150, मतलब 150, 150, 50 और 75 का सम होगा 75, और ये 150, इनका अनुपात बताना है, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, तो 1:2, 1:2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे डाटा फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना। आपकी नोटबुक पे अगर आप एक बार लिखेंगे तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हो जाएगा 75, ये 125, ये 25, 125, 120, 30, 180 और 140। सवाल बढ़ गए। इवेंट बी और सी में भाग लेने वाले उर्दू, इवेंट ये इंग्लिश थे और ये उर्दू, इवेंट बी में और सी में भाग लेने वाले उर्दू की कुल संख्या, तो 150 प्लस 150 मतलब 250। 250 में से 40% महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। इवेंट बी और सी में भाग लेने वाले पुरुष उर्दू पोइट की संख्या बताइए। देखिए ये जो 250 है, इसमें से 40%, 250 में से 40% अगर महिलाएं हैं, तो हमें पूछा है कि पुरुष बताइए। तो 40% अगर 250 में से महिलाएं हैं, तो बचे 60% ही क्या होंगे, पुरुष पोइट हो जाएंगे। तो 250 का 60% निकाल लेंगे, जो कि 150 आएगा। 150 इस सवाल का, 150 आएगा, यही इस सवाल का सही जवाब हुआ है। देखिए 250 टोटल पोइट थे उर्दू बोलने वाले, उसमें से 40% महिलाएं थी, फीमेल थी, तो बचे 60% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो 250 का 60% हमने निकाल लिए, जो कि 150 आया, यही इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि ए और डी में भाग लेने वाले उर्दू पोइट की औसत संख्या। देखिए ये इंग्लिश है, ये उर्दू है, ये 50 होगा, ये 70, डी के लिए ये 120 होगा और ये 130 होगा। तो उर्दू पोइट, तो ए में उर्दू है 70 और डी में उर्दू बोलने वाले 130, मतलब 70 प्लस 130/2, क्योंकि इनका औसत पूछा है, तो ये होगा 200/2, 200/2 हो जाएगा 100। 100 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। जिन्हें नहीं समझा है आप बैक करके भी देख सकते हैं। देखिए रेशो मेथड ही है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट ए में टोटल लोग हैं 120, और ये जो 120 बने हैं वो इंग्लिश बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले से ही तो बने, और इंग्लिश और उर्दू बोलने वाले का अनुपात दिया है 5:7। मतलब अगर इंग्लिश बोलने वाले 5 यूनिट है तो उर्दू बोलने वाले 7 यूनिट हो गए, तो इनका टोटल होगा कितना, 12 यूनिट। लेकिन ये 12 यूनिट तो ये अनुपात का टोटल हो गए, लेकिन संख्या में टोटल कितना है, 120। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 10। तो यहाँ से आप 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 50। और यहाँ से आप 7 यूनिट की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, 70। अच्छा 5 यूनिट वाले कौन थे, इंग्लिश बोलने वाले, तो ये 50 हो जाएंगे। 7 यूनिट वाले कौन थे, उर्दू बोलने वाले, तो ये कितने हो जाएंगे, 70। ठीक, तो अगर आपके पास टोटल दिया है और अनुपात दिया है तो आप रियल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, है ना। रेशो मेथड है ये, इसी का उपयोग करके आप बहुत सारी डीआई को हल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी डीआई में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, नहीं भी समझे होंगे
ठीक, तो सवाल आप तक पहुंच चुका है, ये एक एग्जाम लेवल का, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का सवाल है, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट टाइप की डीआई की तरफ बढ़ते हैं। ये एक लाइन ग्राफ पे बेस्ड डीआई है। पढ़ते हैं क्या दिया है। दिया गया लाइन ग्राफ, दो अलग अलग वर्ष, दो अलग अलग वर्ष कौन से, 2010 और 2015 में चार अलग अलग फोर्सेस, एसएसबी, एआर, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, दो वर्ष है 2010 2015, और चार अलग अलग फोर्सेस में वैकेंसी की संख्या को दर्शा रहा है ना, वैकेंसी की संख्या को दर्शा रहा है कि एसएसबी में 2010 में इतनी थी, तो एसएसबी में 2015 में उतनी है, एआर में 2010 में इतनी है तो 2015 में इतनी है, बस। तो यहाँ पे हम डाटा नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम सवालों के थ्रू जाएंगे। देखिए, सवाल पढ़ते 2010 में एसएसबी और एआर में रिक्तियों की संख्या। 2010 में एसएसबी में कितने थे, देखिए 10 कौन शो कर रहा है, ये ब्लू लाइन। अब यहाँ पे हमें इस वाली चीज की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, ये न तो 12,000 है, न ही ये 14,000 है, ये 12,000 और 14,000 के बीच में कहीं कोई वैल्यू होगी, तो इसे कैसे निकालेंगे। देखिए 12,000 और 14,000 का डिफरेंस कितना होगा, 2,000, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कितने लाइन शो कर रही है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप और ये चार गैप, मतलब ये चार की वैल्यू 2,000 है, तो एक गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। मतलब ये 12,000 तक तो हम पहुंच चुके थे, एक गैप और जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,500। मतलब 2010 में एसएसबी में रिक्तियों की संख्या, मतलब वैकेंसी की संख्या कितनी थी, 12,500, और प्लस एआर की, एआर एआर की कितनी होगी, ये वाली वैल्यू हमें निकालना है। तो ये देखिए 4,000 से थोड़ा ऊपर है, एक गैप ऊपर, तो 4,000 में एक गैप मतलब 500 जोड़ना होगा, तो ये कितना होगा, 4,500 या 4,500। ठीक, और 2015 में आईटीबीपी, 2015 में आईटीबीपी में रिक्तियों की संख्या, देखिए 2015 में आईटीबीपी का ये ऑरेंज वाला शो कर रहा है ये, तो ये 4,000 होगा, एक गैप दो गैप मतलब 500 और 500 मतलब 1,000 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो 2015 में आईटीबीपी में वैकेंसी कितनी थी, 5,000। तो इन्हीं का अनुपात पूछा, 12,000 4,000 ये हो जाएंगे 16,000, ये एक्स्ट्रा के दो 500 है, मतलब 1,000 बनाएंगे तो ये हो जाएगी 17,000। 17,000 और 5,000 का अनुपात बताना है, तो ये फाइनल अनुपात बनेगा 17:5। तो 17:5 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए दो वर्षों में एसएसबी की, दिए गए दो वर्ष मतलब कौन कौन से, 2010 की बात कर रहा है और 2015 की बात कर रहा है, में एसएसबी की वैकेंसी का योग निकालना है। तो 2010 में कितनी थी, ये 2010 में थी 12,500, है ना, ये 12,000 से थोड़ा ऊपर है, एक गैप ऊपर है, तो 12,500, और 2015 में एसएसबी कितनी थी, 4,000, 12,500 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा 16,500। आगे, और दिए गए दो वर्ष में सीआईएसएफ के लिए भी निकालना है, तो ये हो जाएगा 8,000, और ये तो 12,500 था ही, तो यहाँ पे 8,000 प्लस 12,500। ठीक, आंसर तो 4,000 आना चाहिए, साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 20,500। 16,500 और 20,500 का डिफरेंस पूछा है, मतलब 20,500 में से हमें 16,500 घटाना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 20 में से 0 आ जाएगा, 20 में से 16 जाएगा, तो 4,000 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 2010 में सीआरपीएफ, देखिए सीआरपीएफ तो सवाल में था ही नहीं, मतलब अलग से कुछ दिया है। तो सीआरपीएफ में वैकेंसी की संख्या आईटीबीपी की तुलना में 20% अधिक है। 2010 में कितनी है आईटीबीपी में, देखिए 10,000 तो है, एक गैप ज़्यादा, मतलब 10,500 की तुलना में 20% अधिक है, मतलब 120%। हल कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा 0, आ जाएगा 6 और ये 12, मतलब 12,600, 12,600 2010 में सीआरपीएफ की वैकेंसी थी। और आगे सवाल में दिया है 2010 और 15 में सीआरपी की वैकेंसी का सम, 10 और 15 का सम हमें दिया है 18,600, और हमारे पास 10 का सम है। अगर हम 10 के सम को घटा दें तो हमें 15 का सम मिल जाएगा, मतलब 18,600 में से 12,600 को अगर हम घटा दें तो बचेगा 6,000।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2015 में वैकेंसी का एक आंकड़ा हो जाएगा। देखिए 2010 और 2015 में टोटल वैकेंसी थी 18,600। 2010 की हमने निकाल ली 12,600, तो 18,600 में से 12,600 घटा दिए तो बचा कितना 6,000। और यही 6,000 अब कब का हो जाएगा डाटा, ये 2015 की वैकेंसी का डाटा हो जाएगा, क्योंकि 10 और 15 का टोटल था, उसमें से 10 का घटा दिया तो बचे वाला कितना होगा 15 का ही होगा, जो कि 6,000 था। 6,000 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 2010 में AR और CIF की वैकेंसी के योग का 60%। 2010 में AR एक गैप ऊपर मतलब 4,500। 2010 में CISF मतलब 8,000, ये हो जाएगा 12,500। इनके योग का 60% बोला है, 60% निकाल लेंगे, जीरो। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, हासिल क्या आएगी 3, 12 6 72 और 3 75 मतलब 7,500। 7,500 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोनों DI को ध्यान से देखना है आपको, ठीक। जिसे नहीं समझ में आया बैक करके देखेंगे, तो जिसे वीडियो नहीं भी देखना है, देखिए आपके पास दोनों सवाल पहुंच चुके हैं। ये दोनों एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के सवाल है, तो आपको या अगर इसे खुद से प्रैक्टिस करना चाहे तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।